बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो आवाम। उम्मीद आप ठीक होंगे। आपका वीकेंड जो है वो खूब मज़े में गुजरा होगा, एंजॉय किया होगा या नहीं किया होगा ये तो पता नहीं, लेकिन हम लोगों ने खूब हाँ और हम आपको यहाँ पर 2 घंटे इंजॉय कराने की कोशिश करेंगे। इंजॉय इस तरह से कि आपको सियासी, गैर सियासी, इंटरेस्टिंग खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तो अभी इसी तरह की आगाज़ के साथ एक बड़ी दिलचस्प खबर है जो मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। एक तहकीक सामने आई है कि बीमार रहने के बावजूद ख़वातीन अजीम मर्दों की निस्बत लंबी उम्र पाती हैं। तो मर्द जो है वो जल्दी फौत हो जाते हैं और ये ख़वातीन जो है वो थोड़ा लेट फौत होती हैं। इसकी वजह क्या, इतना लेट क्यों वो दुनिया से जाती हैं? तो वाशिंगटन और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटीज़ के साइंसदानों ने दुनिया भर में इस पर 30 साल तहकीक की और इस सारी सिचुएशन के हैरान को इंकशाफात सामने आए हैं। तहकीक में ये चीज़ सामने आई है कि मर्द और ख़वातीन में बहुत सी बायोलॉजिकल और सोशल एलिमेंट्स मुख्तलिफ होते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां भी मुख्तलिफ होती हैं। इस तहकीक की ज़रूरत नहीं थी, तो वैसे ही ऑब्वियस था, सबको पता है कि ख़वातीन ज़्यादा जीती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। जब हम देखते हैं इतना डिप्रेशन दे देती है मैन वैसी दुनिया से चला जाता है। ये अब खुद ये कह रही हैं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। तो रिसर्च में बताया गया है जी कि ख़वातीन में जो ज़्यादातर अमराज होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो कमर दर्द होता है, डिप्रेशन बहरहाल एक सीरियस मर्ज है जो ख़वातीन में ज़्यादा होता है, डिमेंशिया जैसी बीमारियां ज़्यादा होती हैं। लेकिन इन बीमारियों से हम बात ज़रा कम होती हैं, जबकि मर्दों में ज़रा स्वैर बीमारियां होती हैं, जैसे कि दिल के अमराज, फेफड़ों के, फिर गुर्दे जैसी एग्जैक्टली ऐसी इंतहाई मोहलिक और ख़तरनाक बीमारियां अमूमन मर्दों में पाई जाती हैं, जिससे मर्दों की कबल अज़ वक्त मौत का इम्कान ज़्यादा होता है। तो ये एक रिसर्च सामने आई है जी, और 30 साल इन्होंने रिसर्च की है। अल्लाह ज़िंदगी देने वाला है जी, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती देने वाला है। देखें जी, जितनी भी जिंदगी हो, मर्द जो है वो जल्दी इसलिए जाते हैं कि उनके अंदर जो बीमारियां हैं वो भी मुख्तलिफ होती हैं ख़वातीन से। जैसे ख़वातीन में बताया गया है कि मोस्टली जो बीमारियां पाई जाती हैं वो सर दर्द है, कमर दर्द है या डिमेंशिया है। डिमेंशिया डिप्रेशन की ही एक फॉर्म है। और मर्दों में जो बीमारियां पाई जाती हैं वो सवेयर है, लंग्स कैंसर है। मैं इसको हमेशा डिमेंशिया बोलता था, डिमेंशिया कोई बात नहीं। तो फेफड़ों की बीमारी, उसके साथ साथ हार्ट इशू बहुत ज़्यादा होता है मर्दों को, क्योंकि ख़वातीन वैसे ही इतना तंग करती हैं, उनको हो ही जाता है तो खैर इसके पीछे भी खातून का हाथ ही है, ऐसे मैं नहीं कहूँगी। देखिए जी, अल्लाह की रज़ा। मैं शहरबानों के अल्फाज को थोड़ा सा अगर रिफ्रेश करूं तो उस एक जुमले पे अपना ये टॉपिक ख़त्म करके नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, और वो ये कि मर्द की ज़िंदगी भी औरत की वजह से कम हो सकती है और बढ़ भी औरत की वजह से सकती है। तो आप डिसाइड कर लें कि आपने क्या करना है। आपने अपने घर के जो मर्द हैं, अफराद हैं, उनकी ज़िंदगी कम करने की ज़्यादा करनी है या आपके हाथों में। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर भी अच्छी है जी। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर हैं आमिर खान, और फौज के कप्तान बन गए। वो आमिर खान को बॉक्सिंग के मैदान में कामयाबियों के एतराफ़ पर अफवाज पाकिस्तान की जानिब से एक दिन के लिए एजाज़ी कैप्टन के रैंक लगाए गए हैं, और इस हवाले से एक ख़ास तकरीब भी मुनक्किद हुई थी। इस मौके पर आमिर खान ने पाकिस्तान में बॉक्सिंग की मज़ीद अकेडमियाँ खोलने का ऐलान किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाक फ़ौज ने हमेशा से खेलों को फ़रोग़ दिया है, खेलों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया है, और पाक फ़ौज हमारा फ़ख्र है। हम लोग पाकिस्तान जब भी आते हैं तो पाक फ़ौज की वजह से यहाँ पर अपने आप को बहुत महफूज महसूस करते हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं बहुत खुश हूँ, बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म पहनकर और रैंक लगाकर खुशी ऐसी हुई जैसे आलमी चैंपियन बनने पर हुई थी। और बॉक्सर आमिर खान की पाक फौज के यूनिफॉर्म में सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियो भी हैं, तो चले वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। Hi guys, so I've just been honoured by the Pakistan Army. My name's right there as captain. So Captain Amir Khan. Yeah, 3 pips as well. Check that out, guys. Big thank you to the Pakistan Army. क्या बात है जी, हैंडसम लग रहे हैं जी आमिर खान, बिल्कुल सही बात है। और पहले मुझे लगा ही नहीं कि आमिर खान बहुत खान, मुझे लगा कोई आर्मी ऑफिसर है। आर्मी ऑफिसर है हमारे, और हमारे आर्मी ऑफिसर भी माशाल्लाह दे आर हैंडसम लग रहे हैं। और वैसे शहरबानो इस यूनिफॉर्म की जो है ना ग्रेस ऐसी है, वो यूनिफॉर्म जब आप पहनते हैं ना तो वैसे ही आप बड़े हैंडसम लगना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक और खबर आपके साथ शेयर बड़ी ही डिफरेंट है। वो भी एक यूट्यूबर हैं बरतानवी जिनका नाम है जेम्स। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा रिमोट कंट्रोल जहाज़ बना लिया, नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम भी आ गया है। और जेम्स ने 3 माह के अरसे में 5 मीटर साइज़ का ये जहाज़ तैयार किया,
जहाज की तैयारी में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी, उनकी जानिब से फोम और फाइबर इस्तेमाल किया गया और ये जहाज जो है ये वाटरप्रूफ है। बरतानवी यूट्यूबर ने इस प्रोजेक्ट के लिए 3 जहाज तैयार किए हैं। हाँ जी, शहरबानो 3 बनाए थे, फिर उन्होंने ट्राई किया तो इन 3 में से 2 जहाज़ों को उड़ाने का तजुर्बा तो कामयाब हुआ। एक जहाज एंड लैंडिंग के दौरान टूट गया, जरा क्रैश कर गया, फिर और एक बचा एंड पे जो कामयाब, जिसने फ्लाइट की, हो गया, बिल्कुल कामयाब हो गया। वो अपने विजुअल्स भी दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को टीवी सबसे स्क्रीन बड़ा पर। रिमोट कंट्रोल जहाज। एग्जैक्टली, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने फिर तस्दीक की और इस तस्दीक के बाद इस जहाज को दुनिया का सबसे बड़ा रिमोट कंट्रोल जहाज करार दे दिया है और कामयाबी के साथ इस आखिरी वाले जहाज ने लैंडिंग की। तो बरतानवी यूट्यूबर जेम्स ने इससे कबल दुनिया की सबसे तेज जेट रिमोट कंट्रोल कार जो है वो तैयार की थी और तब भी इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था और अब इन्होंने सबसे बड़ा रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जाने वाला जहाज बनाया। तो बड़ी डिफरेंट सी बात है। बेस्ट ऑफ लक जेम्स, के आप कोई और भी चीज बनाए आगे। अच्छा, ये जो इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है तो वैसे तो दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन रिमोट कंट्रोल के लिहाज से शायद ये बहुत बड़ा है। हाँ जी, जहाज। और वैसे हमने ड्रोन्स देखे हैं, तो ड्रोन्स का साइज इतना ही नहीं होता। ड्रोन्स ड्रोन्स एक्चुअली में बड़े होते हैं साइज में, लेकिन वो प्रॉपर वॉर कॉम्बैट के लिए यूज होते हैं, वो एक ऑफिशियल मिलिट्री के इस्तेमाल में। ये बच्चों के खेलने के लिए मेरे ख्याल से उन्होंने रिमोट कंट्रोल से आप खिलौना खेलें, खिलौने के तौर पर सबसे बड़ा खिलौना जहाज जो रिमोट से बनाया जा सकता है। कुछ लोगों की जिंदगी में वो मेहनत करते हैं कि वो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो जेम्स भी इनमें से कोई एक है। वैसे शहरबानो, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की और एग्जैक्टली में इंसान का अपना जो मुकाबला है ना वो अपनी जात के साथ होता है। एग्जैक्टली, जब आप अपनी ही जात को सुधारने में और अपने आप को बेहतर करने में लग जाते हैं तो असल कामयाबी तब मिलती है। जब आप इधर उधर लोगों के साथ कंपटीशन में पड़ जाते हैं तो फिर मामला जरा खराब हो जाता है, मामलात फिर खराब हो जाते हैं। तो मामलात खराब ना हो, इसलिए हम बात करते हैं मुल्क की सियासत की। वहाँ पर मामलात कैसे हैं ये आप तक पहुँचाएंगे। तो हर गुजरते दिन के साथ मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ती जा रही है। इलेक्शन में मुबैना धांधली पर अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी है और हुकूमत गिराने की धमकियां दी जा रही हैं। गंदम दरामद स्कैंडल पर किसान भी एहतजाज कर रहे हैं और 10 मई से बड़ी तहरीक शुरू करने का ऐलान उनकी जानिब से भी किया गया है। रवां हफ्ते कानूनी महाज पर भी बड़ी हलचल नजर आने वाली है। आइंदा दिनों हम केसेस की समाअत होने वाली है। साथ ही चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी और 3 साल फिक्स करने का मामला मुख्तलिफ हलकों में जेर बहस है। तहरीक इंसाफ ने मुजव्वजा आईनी तरामीम कोशिश को नाकाबिले कबूल करार दे दिया है, जबकि हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने भी इस मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किए जी। और इंतहाई अहम मौज़ूआत हैं ये, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान ज़ईम कादरी साहब। गुड मॉर्निंग सर। कैसे सर? थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ईम साहब, कोई नया कानूनी महाज अब शुरू होने जा रहा है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल कंफर्म करने की अब ये बातें चल रही हैं, क्या लगता है? देखिए, इसके लिए आर्गूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट तो दोनों तरफ मौजूद हैं, जी। लेकिन इस मुल्क की जो वकला बरादरी है वो बड़ी सीरियसली कन्फ्रंट कर रही है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने बड़ा सीरियस रिएक्शन दिया है। आर्गूमेंट्स दोनों तरफ हैं। अब दुनिया के बड़े ममालिक में जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ जजेस की तैनाती जब हो जाती है तो वो उनकी जिंदगी तक कायम रहती है, टिल द डे दे लिव। तो ये भी कई जगह पे कानून मौजूद है। तो मेरे ख्याल में इस पे गौर होना, फिक्र होना चाहिए। मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये सिलसिला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो एक रूटीन बनी हुई है, नए लोगों का आना, मोर एनर्जेटिक पीपल का इंडक्शन होना, उनका ज़्यादा मेहनत से काम करना, ऑब्वियसली एक प्रोसेस है। लेकिन मैं ऑब्वियसली ये समझता हूँ कि 65 ईयर्स की एज पे किसी भी आदमी को जिसका 30-35 साल का तजुर्बा हो, कानून की अमलदारी को उसको जो है जिस तरह उसने वो लेके चलाओ। मेरा नहीं ख्याल कि आपको उनकी जो एबिलिटीज टू डिलीवर होती हैं उसके मुताबिक उनसे इस्तेफादा तो करते रहना चाहिए। लेकिन यकीनन तो दोनों तरफ की आर्गुमेंट्स मौजूद हैं, इसमें कोई हार्ड फैक्ट स्टांस लेना नहीं चाहिए। क्या लगता है वैसे क्या होना चाहिए? आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है? देखिए, आइडियल सिचुएशन तो यही है कि जो कानून और आइन मुत्तफ़िक़ा तौर पे बन चुका है कि हर शख्स ने एक वक्त पे आके रिटायर होना है, उसको इम्प्लिकेट होना चाहिए लेटरल स्पिरिट में। तो अगर आपने उसकी तस्हीह करनी है तो उसको आपको लोगों को आर्ग्यू आउट करना पड़ेगा ना। इसी को कहते हैं नेशनल इश्यूज पर नेशनल कंसेंसस। हमारे यहाँ इसका रिवाज नहीं है। अभी बच्ची फरमा रही थी कि वो इलेक्शन हुए और भाई कौन सा ऐसा इलेक्शन हुआ इस मुल्क में जिसको हारने वाले ने तस्लीम किया है? आज तक हुआ ही नहीं, क्योंकि वो सही नहीं हुआ। वो सही नहीं होता। हर जगह पे फ्लॉज और एक जो है वो फ्लॉड है।
तो उसको आप किस तरह कन्विंस करेंगे लोगों को कि आप जब भी कभी हमने देखा कि जजेस की तकर्री की बात की जाती है या उनकी मुद्दत मुलाजमत को फिक्स करने की बात की जाती है, तो जितनी भी हुकूमतें जमाते हैं या फिर अपोजिशन, वो इसके इख्तलाफ में मुखालिफत करती हैं, इख्तलाफ करती हैं इस फैसले पर। तो आपको नहीं लगता कि बारहा इस तरह के मामले सामने आना, फिर इसकी मुखालिफत करना, ये हमारे मुल्क में बहरान पैदा कर रहा है? जी, एक देखिए, कोई भी जो आईनी बहरान, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है वो इवेंचुअली इन्हीं बातों से होती है ना, और वो सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। ठीक, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखें तो सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो वनरेबल हो, वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसके असरात जो हैं वो मईशत पे और फिर अवाम पे पड़ते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि आप फरमा रही हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज ये बात करती हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब वो हुकूमत में होते हैं तो उनका मौक़िफ़ और होता है, और जब वो ऑपोजिशन में होते हैं तो उनका मौक़िफ़ बिल्कुल और होता है। एग्जैक्टली। सो इससे ये जाहिर होता है कि इन लोगों ने, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज आज इन फैशन इन वोग है, ये इस मुल्क में ट्रू डेमोक्रेसी के लिए कोशिश ही नहीं करती, और इनका नुक्ता नज़र सिर्फ और सिर्फ हसूल इक़्तिदार है। वैसे ज़हीम कादरी साहब, आपको क्या लग रहा है कि अब ऐसा क्या हुआ, या इस मौके पर ही क्यों ज़रूरत पड़ी कि ये मौजूद छिड़ गया? टाइम आ रहा है, ऑब्वियसली एक चीज़ करीब आ रही है, केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब आज एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ है जिसमें तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम जिस पॉलिटिकल पार्टी में गए हैं, हमारी वो वुमेन सीट्स जो हैं और जो माइनॉरिटीज़ की सीट्स हैं दी जाएं, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में आज वो केस लगा हुआ है। और अगर वो केस लग जाता है और इम्प्लिकेट हो जाता है और ये फैसला हो जाता है कि वो उनकी सीटें उनको दी जानी है और ये रिवर्ट हो जाते हैं सब कुछ, तो फिर हालिया होने वाला सेनेट इलेक्शन और ईवान सदर में होने वाला इलेक्शन और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है वो उन पे एक सीरियस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ज़हीम साहब, अब गंदम स्कैंडल की बात कर लेते हैं। उस पर वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार हैं उनका तायुन करेंगे। तो सवाल ये है कि जो भी फैसले किए जाते हैं इसके बारे में वज़ीर आज़म को नहीं पता होता, और क्या कोई टीम नहीं होती? ये सब कुछ होता है, ये सिर्फ आई वॉश है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं हम, यानी कि जो रोटी का भाव हो गया और जो आटे के साथ किया जा रहा है और जो काश्तकार के साथ जुल्म किया जा रहा है, ये उसे चश्मपोशी करने की एक नाकाम कोशिश है। ये होगा नहीं। ये करते रहते हैं इस तरह की विंडो ड्रेसिंग हुक्मरान, कि कहीं दो फूल बूटे लगा दिए, कोई बात कर दी, किसी छोटे से अफसर को लपेट के बेचारे को फारिग कर दिया और पता लगा कि वो 85 अरब रुपए की दिहाड़ी तो लग गई ना जी, वो तो चला गया, उसको किसी ने नहीं अनर्थ करना। प्रॉब्लम यह है कि पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। यहाँ पे ये जो काम है ना गंदम की इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का, ये एक सेट रूल होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट आपको बताए कि इतनी आपके पास गंदम है, इतनी आपकी रिक्वायरमेंट है रोज की, और इस तरह आपकी खत्म होगी इतने दिन बाद। देखिए सिंपल फिनोमेना है। अभी एक हफ्ता पहले ये स्कैंडल अनर्थ हो चुका होता, फिर भी वेसल्स जो थे वो लग रहे थे समुद्र पे। बिल्कुल। जिस दिन आपकी गंदम खत्म होनी है उससे पहले आपने, जब आपका नया क्रॉप आना है, उससे पहले आपने कैलकुलेट करके जितना अवेलेबल रिसोर्स गंदम का है वो उन दिनों में खत्म कर लेना है, और ताकि आपके पास स्टोरेज मौजूद हो। जब आप उससे पहले मंगवा के रख लेंगे तो फिर क्या होगा? और अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी पंजाब गवर्नमेंट की क्या है? झूठ बोल रहे हैं रोज कि जी नमी है इसमें फलानी चीज। दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। एक फाइनेंसेस नहीं है क्योंकि पैसे आप ऑलरेडी जो है वो डेफिसिट बजट में, दूसरा आपके पास जगह नहीं है स्टोरेज की। ज़हीम साहब, एक और है कि आप अगर खरीद लेंगे तो क्या करेंगे? 50 अरब किसी की जेब में तो गया है ना। जी बिल्कुल गया है, बिल्कुल गया है। और आपने एक तरफ वो प्राइम मिनिस्टर साहब पुराने काकर साहब फरमा रहे थे कि जी वो हमने टैक्स बड़ा इकट्ठा किया है, तो कोई पूछे कि भाई $1 बिलियन प्लस की तुमने गंदम खरीद के पाकिस्तान की डॉलर्स की जो रिसोर्स है उसको तुमने अब्यूज किया है, और अब तुम कह रहे हो कि जनाब हमने टैक्स लिया है। यार डॉलर बचाने के लिए तो ये सब कुछ किया जाता है, और आपने उस वक्त बेचनी होती है जब आपके यहाँ कीमत सस्ती हो और इंटरनेशनल मार्केट में कीमत महंगी हो, और खरीदनी तब होती है जब इंटरनेशनल मार्केट में चीज सस्ती हो, आपके यहाँ महंगी हो। आप पता नहीं क्या करते हैं। पिछली हुकूमत ने, इमरान खान साहब की हुकूमत ने 3 बार चीनी के साथ और गंदम के साथ ये किया है, क्योंकि ये सीधी सीधी दिहाड़ी होती है ना। आपने यूं करके बेची ली, मिडिल मैन ने पैसे कमाए, आपका हिस्सा आपको मिल गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हनीफ अब्बासी साहब ने अनवारुल्लाह काकड़ साहब के बारे में इस तरह से जब बयान दिया ये गंदम स्कैंडल के हवाले से, क्योंकि निगरान हुकूमत को मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है, तो उनकी जानिब से कहा गया कि जी मुंह ना खुलवाया जाए, क्योंकि फिर फॉर्म 47 की बात हुई तो आपको अच्छा नहीं, वो काकर साहब उससे ही इज रिवर्टेड बैक। मैंने ये बात नहीं की। कल एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मैंने ये बात नहीं की, बट स्टिल
फॉर्म 47 की बात काकड़ साहब के करने से तो अनर्थ नहीं होगी ना। मेरे और आपको हर शख्स को पता है इस बात का, हर बंदा फॉर्म लेके फिर रहा है। और अभी ये जो 3 हल्के आ रहे हैं, खुल रहे हैं, जिनकी कैलकुलेशन होगी, उसमें ये जो फॉर्म 45 है वो अगर ओरिजिनल सामने आ जाएंगे तो इस बात का ही फैसला हो जाएगा कि कहाँ बदयांती और बदनीयती की गई है। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन जो है ना, ये प्रिमिटिव एजेस में होता था कि जी लैप्स हो गया, 7 गलती हो गई, इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, कागज बंद हो गया, RTS बैठ गया, कभी फॉर्म 45 गलत हो गया। यार एक पढ़ी लिखी कौम है हम यार। 2024 में रह रहे हैं आप, कंप्यूटर्स का और स्पेस एज का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी दुनिया में अरूज पे है। आप एक इलेक्शन कराने में जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। प्रॉब्लम ये नहीं है, जान के किया जाता है कि अपनी मर्जी के नताइज लिए जाएं। तो ये सिंडिकेट्स है ना, जब मैं कहता हूँ ना बार बार कि ओलिगार्की है, ये सिंडिकेट्स हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो है बनी हुई ना पॉलिटिकल इस मुल्क में। कौन सी ऐसी इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी बहुत अच्छी मैंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, पिछले 30 साल से पार्टी सदर हुई है। ये कौन सा कानून है, कौन सा सिस्टम है, मुझे बताएं आप। तो आप में और नून लीग में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान को देख लिया, उन्होंने अपना बेटा तैयार कर लिया। कल मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को अबाइड बाय करने वाली पॉलिटिकल पार्टी समझता था ANP को। उन्होंने भी कल उनके पोते को, यानी कि बादशाह खान वली खान है, अपना अब ML वली खान साहब को 4th जनरेशन को उन्होंने सदर चुन लिया। और भाई देनी किसी को नहीं है। ये सोच सिर्फ तुम्हारी है। मतलब पार्टी के अंदर भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते। हो इलेक्शन हुई कभी नहीं, कभी सिलेक्शन होती है चारों पॉलिटिकल पार्टीज में। आपको याद है कि एक दफा PTI ने इलेक्शंस करवाए थे, तो वो जो करवाने वाले थे उन्होंने क्या कहा था कि जी पैसे देके आप लोगों ने उहदे लिए। तो यहाँ तो हम दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहाँ कोई इलेक्शन नहीं होता। एक कमरे में दोपहर का खाना होता है, लोग बैठते हैं, एक बंदा कागज दाखिल करता है, उसको ताहयात कायद मुंतखब करके आप यार ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। यही वजह है इस मुल्क की हर शोबा है जिंदगी में नाकामी की, क्योंकि निज़ाम हुकूमत तो पॉलिटिशियंस ने चलाना ना, पॉलिटिकल पार्टीज ने चलाना है। उनकी अपनी कंसेप्शंस में इतने ज़्यादा झोल और गलतियां हैं कि वो उसके असरात तमाम तर जो है वो निज़ाम में हुक्मरानी पे पड़ते हैं और हर जगह पर लैप्स होता है। और ये असरात अभी सामने नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि अब गंदम स्कैंडल की जब हम बात करते हैं तो अब जो किसान इत्तेहाद है उनकी जानिब से प्रॉपर धरने का ऐलान भी कर दिया गया। 10 मई की डेडलाइन दे दी है। लोग गंदम सड़कों पर रख के बैठे हुए हैं। आज कल अपील हुई उनकी तरफ से, शर्मनाक अपील है वो। उन्होंने कहा यार खुदा का वास्ता, हमारे पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, अगली बुआई के पैसे नहीं है। लोग अपने घरों में हमारी गंदम 10-10 किलो, 20-20 किलो, 50-50 किलो खरीद के स्टोर कर ले, जितना उनके पास है हमारा कम से कम रोटी चल जाएगी। यार किसान जो इस मुल्क की रूह है, इस मुल्क की लाइफ लाइन है, जो इस मुल्क को रोटी देता है, आपने भिखारी बना दिया उसको। वो तरले कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता हमसे 10-10, 20-20, 50-50, 2-2 मन गंदम खरीद के अपने घरों में स्टोर कर लो। हम नहीं तो यार शर्म का मुकाम है। ऐसी सूरत हाल में तो कुछ यूं ही है कि अब अगले आने वाले सालों में गंदम और ये जो हमारे किसान भाई हैं ये नाराज हो गए तो पता नहीं क्या हालात बनेंगे। फिर भी वो बेचारे पाकिस्तानी उनको करना पड़ता है। ऐसे ही है। नाज़रीन, अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और मईशत की बात करते हैं। तो गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कोशिशें जारी हैं। सऊदी अरब के साथ मुआशरी ताल्लुकात का एक नया दौर अब शुरू होने जा रहा है और पहले सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में आला सतह का वफ़द पाकिस्तान आया था। फिर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँचे और अब सऊदी अरब के 50 कारोबारी अफराद का वफ़द इस्लामाबाद पहुँचा है, जो पाकिस्तान से तिजारत और कारोबारी मौक़े का जायज़ा लेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक़ मलिक का ये दावा है कि सऊदी वफ़द से $10 अरब तक सरमायाकारी का इम्कान है। दूसरी जानिब टैक्स आमदन बढ़ाने के मामले पर FBR और PTA आमने सामने हैं। FBR ने 5 लाख नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स बंद करने की हिदायत की थी, मगर PTA ने साफ इनकार कर दिया है और ये वाज़ेह किया है कि मोबाइल सिम्स की बंदिश से मईशत और टेलीकॉम सेक्टर्स पर मनफी असर पड़ेगा। इसीलिए हम ये मुतालबा और हिदायत नहीं मान सकते। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त पे डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि FBR ने टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए 5 लाख नॉन फाइलर्स के मोबाइल सिम्स बंद करने का ऐलान किया है, इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान को एक चीज़ तो रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान का जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो 9% है। सही। इलाके में अगर आप देखें तो ये मतलब 15 से 18% है। और पाकिस्तान ने अपने NFC अवार्ड में जब किया था 2010 में, तो उसमें ये लिखा था कि जो पाकिस्तान का टैक्स टू GDP है वो 15% तक चला जाएगा।
13.5 फेडरल का और 1.5 के करीब प्रोविंसेस का। आज इतने साल बाद खड़े हैं, इतना बड़ा खसारा करेंगे इस साल। आज न्यूज़ अखबार में मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है बजट 25 पे, और पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी का 76 साल ज़िंदगी का सबसे रिकॉर्ड खसारा ऑन डेट 8% GDP का, यानी कि $30 अरब का करने जा रहा है। अब या तो आप ये रकम दुनिया से मांग कर पूरी कर लें, हम मांग कर ही पूरी करते हैं इसीलिए हमारा डेट बढ़ता है, या आप अपने टैक्सेस की आमदन में प्रोविंसेस भी और फेडरल गवर्नमेंट भी इजाफा कर लें, या आप अपने खर्चे कम कर लें। अब बात यह है कि FBR की इस्लाहात करते हुए हमें अरसा दराज गुजर गया है। हमें ये सोचना है कि अभी रीसेंट स्कीम्स में से कौन सी स्कीम है जो कामयाब हुई है। पॉइंट ऑफ सेल्स लगाया, कामयाब नहीं हुई। ताजरों को टैक्स में लाने की कोशिश की, 32 लाख ताजरों को 73 ने रजिस्टर किया। आगे चलिए, अब आपने बहुत से नॉन फाइलर्स हैं, यानी कि फाइलर्स को बढ़ाने की कोशिश की, तो वो पिछले साल से कम फाइलर्स ने फाइल किया। सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन द डिजाइन ऑफ द स्कीम्स। नजीब साहब, क्या बेसिक बुनियादी तौर पे मसला क्या है, क्यों लोग फाइलर नहीं होना चाहते? देखिए, इसलिए नहीं होना चाहते कि पाकिस्तान में जब कोई फाइलर बन जाता है तो वो ये सोचता है कि मुझे हरासमेंट होगी और मैं अनड्यू ज़ेर ताब आ जाऊंगा। एक ये बात है। तो स्टेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है लोगों के साथ वो ऐसा होना चाहिए कि लोग कंफर्टेबल फील करें कि टैक्स देना है। पर दूसरी बात ये है कि मैं अब थोड़ा सा इस बात पे हूँ कि यार आपको डिजाइन करके प्रोग्राम देन कम विद हैवी बर्डन ऑन दी पीपल। लोगों को भी एहसास करना है कि ये कोई मजाक तो नहीं है। आप भी वही बत्ती इस्तेमाल करते हैं जो रात को मैं करता हूँ, आप भी वही रोड इस्तेमाल करते हैं। मुल्क का जो दिफा हो रहा है उसके पैसे आपको भी देने चाहिए। 32 लाख जो हमारे भाई बहन जो कारोबार करते हैं, दुकानें चलाते हैं, इतनी महंगी ज्वेलरी बेचते हैं, इतना महंगा लहंगा बेचते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उनमें से मतलब मेजॉरिटी जो हैं वो टैक्स नेट से ही बाहर रहे। डॉक्टर साहब, अगर टैक्स नेट बढ़ा दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स देना शुरू कर दें फॉर इंस्टेंस, तो आपको क्या लगता है कि फिर मुआशी मसाइल कम हो जाएंगे, फिर मईशत बेहतर हो जाएगी? ये जो आप बार बार क्राइसिस में आ जाते हैं, ये जो बार बार आपको पैसे मांगने जाना पड़ता है, ये इसीलिए जाना पड़ता है ना कि आप अपने लोगों से ड्यू है जो टैक्सेशन वो नहीं ले पाते। फिर प्रोविंसेस का भी यही हाल है। यू गॉट टू रिमेंबर, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आप लेना नहीं चाहते। 4 अरब पूरे मुल्क में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट होगा, 20% है ये पूरी GDP के हुजम का। ऐसा तो नहीं मुल्क चलेगा ना। तो मुल्क को अगर चलाना है, बट जहां मैंने स्टेट के बारे में कहा है कि उसने डिजाइन ठीक करना है, इम्प्लीमेंट ठीक करना है, FBR की तश्कील 9 करनी है। ऐसा तो कीजिए ना कि एक FBR का चेयरपर्सन अगले 3 साल के लिए अपॉइंट कर दीजिए। बिल्कुल ऐसे। ये भी एक मजाक है कि 5 साल में 6 FBR के हेड्स जो हैं उनको तब्दील कर दें। ऐसा कैसे चलेगा मुल्क? पाकिस्तान में अगर टैक्स को कलेक्ट नहीं करेंगे। ये तरीका आपको दुरुस्त लगा डॉक्टर साहब? ये सिम्स बंद करने वाला इफेक्टिव लगा ये तरीका? देखिए, मैं स्टेट को ये राइट देता हूं कि वो कोई एक्शन ले सके, पर अगर वो एक्शन जायज़ ना हो या लीगल ना हो और वो जाकर कामयाब ना हो, तो मैं स्टेट को ये समझता हूं कि फिर उनको बैठ के टेबल पर मीटिंग की बजाय ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए था कि क्या लीगैलिटीज पूरी हो रही हैं। PTA मेरे हिसाब में शुरू से ऑन बोर्ड था इस सारी चीज से, आखिर में आकर ये फिर कैसे ब्रेक डाउन हो गया। इसी वजह से एक सेकंड, इसी वजह से लोगों को डर नहीं है कि स्टेट कोई एक्शन करेगी, तो वो लोग जो हैं वो टैक्स नेट में आते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे आपने सवाल किया, उसका ये जवाब है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई एक्शन करें, हमारे सारे अदारे ऑन बोर्ड ना हो और वो उस एक्शन को फिर कामयाबी तक आखिर तक लेकर ना जाएं। स्टेट की रिट मस्ट बी एक्सर्टेड एंड द पीपल मस्ट पे टैक्स। दैट टाइम हैज गॉन। मुल्क को देखिए कि एक दिवालिया स्टेट में खड़े हुए हैं, लोग अमीर हैं। इस तरह की चीज चलेगी नहीं मुल्क को चलाने के लिए। हाँ, खान साहब, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो सरमायाकारी का नया दौर शुरू होने जा रहा है, आपको लगता है कि अगर सऊदीया इन्वेस्टमेंट कर देता है मुल्की सरमायाकारी में कोई फ़ायदा होगा, बेहतरी आएगी मुल्की मईशत में? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की जो पूरी मुल्क को ठीक करने के लिए है। सो जिस तरह मुल्क को ठीक करते चले जाएंगे, एनर्जी में, FPR में, ग्रोथ की स्ट्रैटेजी में,
तो दुनिया जो है वो आपके पास आएगी इन्वेस्ट करने के लिए। 25 करोड़ का मुल्क है, यंग लोग हैं, खित्ते में वहाँ वाक़या हैं जहाँ ट्रेड हो सकती है। सऊदी अरेबिया से 2019 में भी मैं टेबल पर ही बैठा था जिस टेबल पर आज गुफ्तगू हो रही है, और हमने ये डिस्कशन की कि हम एक रिफाइनरी लगाएंगे, वो 21 अरब डॉलर की थी। फिर मुख्तलिफ फिगर्स दिए गए। मैं ये कहता हूं कि एक कोशिश 2019 से लेके 24 तक ये चल रही है कि किसी तरह पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन टू सऊदी अरेबिया पिच किया जाए। आई वांट टू सी कि कोई इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन पाकिस्तान ने जो रखी हैं वो इस काबिल हों, पर ऐसी हो कि वो पाकिस्तान के लिए भी बेनिफिशियल हो। ऐसा ना हो कि कोई हमारे मुल्क में आए, वो हमारे ज़रे ज़मीन काले उसको बॉटल करे, मुझे और आपको पिलाए, और उसका जो प्रॉफिट है वो डॉलर्स में बाहर ले जाए। सो माइंस एंड मिनरल्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, पाकिस्तान की आईटी और आईटीईएस और जो लगे हुए एनर्जी सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं, एसआईएफसी ने 30 से 32 अरब डॉलर पिच किया है। उनका रिटर्न्स भी देखना पड़ेगा कि क्या रिटर्न्स हम ऑफर कर रहे हैं। हमने चाइनीज को 17% डॉलर बेस्ड जो रिटर्न ऑफर किया है, आज 550 अरब रुपया देना है और देने के पैसे नहीं है। तो बहुत ही केयरफुली ये जरूर काम करना है। बट मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान को कॉम्पिटेंस बिल्ड करके बड़ी समझदारी से जरूर इन्वेस्टमेंट लानी है। इसमें कोई दो आरा नहीं है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो रियल एस्टेट, गोल्ड और डॉलर में फंसी हुई है उसको भी निकालना है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट 5 अरब डॉलर का लास्ट कम्युनिके था। अब 5 अरब डॉलर तक के जो मुआहदे हैं उनमें से किसी को अमली जामा पहनाना है। उसकी वजह यह है कि मैं ताकि दुनिया को कह सकूं कि यार वी हैव बीन एबल टू क्लोज अ डील as we say in the private बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की डॉक्टर खाकान रजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ नौजवानों की। तो जहां जदीद टेक्नोलॉजी ने इंसान के लिए बहुत सी आसानियां पैदा की हैं, वहीं एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारना भी मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर नौजवानों की मुश्किलात में इजाफा देख रहे हैं। 20 से 30 साल का जो दौरानिया है ये ऐसा है कि ये बहुत अहम है लाइफ के लिए, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है इन 10 सालों में। करियर बनाना है, रिलेशनशिप बेहतर होना चाहिए, बेहतरीन शादी करनी है, पार्टनर भी बहुत क्लासी होना चाहिए, वो भी सेटल होना चाहिए, मैं भी सेटल होनी चाहिए हूँ, बच्चे भी होने चाहिए। हमारे कल्चर की बात कर रही हूँ। और 30 साल से पहले हम एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन बन के या बिजनेस वुमेन बन के या कुछ भी बेहतरीन बनकर सामने आना चाहिए। तो बिल्कुल इसी पर बात कर लेते हैं कि 20 से 30 साल का ये दौरानिया इतना अहम क्यों है। तो रिसर्चर नक्श काजी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। नक्श, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। बताएं हमारे नाज़रीन को 20 से 30 साल आज का टॉपिक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वार्टर लाइफ क्राइसिस के ऊपर है। क्वार्टर लाइफ इज़ 20 to 30 का ब्रैकेट, ठीक है, और उसमें क्राइसिस जो है वो आपने जैसे भी मेंशन किए हैं वही सब क्राइसिस हैं, ठीक है। अब इसमें ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट सबसे पहले रीज़न ये है कि आप जब टीन एज से एडल्टहुड की तरफ आते हैं, ठीक है, तो टीन एज पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपकी दूसरे लोग मैनेज कर रहे होते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत सारे डिसीजंस ले रहे होते हैं, आपके बड़े बहन भाई होते हैं और आप उनको देख के आगे आगे चलते जाते हैं। स्कूल्स में एडमिशन हो गया, कॉलेजेस में चले गए। लेकिन जब आप 20s में आते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर अपनी आ जाती है, ठीक है। फिर आपको ये होता है कि आपने क्या करना है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपके बिलीव्स क्या हैं। आप प्रोमिनेंट होने लगते हैं। आपको जहाँ बहुत सारी आज़ादी होती है, फ्रीडम होती है कि आप अपनी चॉइसेस खुद कर सकें, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, ठीक है। जो आप चूज़ करेंगे उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आप जब यूनिवर्सिटी में आते हैं और आप पे उतनी पाबंदियाँ नहीं होती तो रिलेशनशिप्स भी होते हैं, और फिर उसमें आप जो करियर बनाना चाहते हैं वो भी आपकी चॉइस है। फिर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि कुछ हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद से फाइनेंस कर रहे होते हैं अपनी स्टडी को भी। अच्छा नेक्स्ट, ये वेरी करता है 20 से 10 साल का अरसा। पाकिस्तान वाले ये मसले हैं या पूरी दुनिया में नौजवानों को ये मसले हैं? 20 से 40 में हो सकता है ये ब्रैकेट। नहीं। अच्छा, क्वार्टर लाइफ क्राइसिस को अगर आप देखें ना तो मोस्टली इट इज़ फ्रॉम 20s to 30s, ठीक है। कहीं कहीं 18 से स्टार्ट हो रहा है ब्रैकेट, कहीं कहीं जो है 35 तक भी जा रहा है, लेकिन मोस्टली इट इज़ अबाउट यूथ, अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा, उसमें अब क्या है कि हमें, अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके ऊपर प्रेशर है आपकी सोशल लाइफ का, आपके ऊपर प्रेशर है सोसाइटी का, आपके ऊपर पीयर प्रेशर भी है। फलाना ये कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा, आप अनसर्टन हैं, आप डाउटफुल हैं, आपको ये नहीं समझ आ रही इस एज ब्रैकेट में कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। नक्श, हमें प्रॉब्लम पता चल गई, अब हमारे पास टाइम कम है, मैं चाह रहा हूँ आप सोल्यूशन बताएं। अच्छा, अब इट इज़ सेड कि नो वन साइज फिट्स ऑल, तो सब लोगों को एक साइज फिट तो नहीं आएगा, लेकिन 2-3 चीज़ों की हम बात करते हैं जो हम कर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सीक हेल्प,
ठीक है, अपनी फैमिली से हेल्प लें, अपने फ्रेंड्स से हेल्प लें, टॉक इट आउट, थेरेपिस्ट से लें, करियर काउंसलिंग कराएं अगर आपको लॉस्ट है और आपको समझ नहीं आ रही, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किस में अच्छा हूँ, ठीक है। अगर आप हादसाती तौर पे भी किसी चीज़ में आ गए तो उसको खींचते ना जाएं, क्योंकि ज़िंदगी फिर आपकी है, ठीक है। कि अगर हमने सोचा था कि मैं प्री मेडिकल करके डॉक्टर ही बनूंगा तो दिस इज़ नॉट एंड ऑफ लाइफ। अगर यू आर नॉट एबल टू डू इट तो स्विच इट, ठीक है, थिंक अबाउट स्विचिंग इट। और जो डॉक्टर बन के भी ना खुश हैं वो भी स्विच कर लें। आपको क्या लगता है आप सोशल मीडिया के होते होते आप कुछ नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे मैंने ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं जो डॉक्टर बनने के बाद भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। हमारी खवातीन नहीं करी, खैर ये तो एक अलमिया भी है कि खवातीन नहीं करी, उनको करना चाहिए, हाँ उनको करना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब है सोशल मीडिया के होते करियर की तो मेरा ख्याल है कैद अब रही नहीं है उस तरह। अच्छा, फिर उसमें यह कि आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, ठीक है, कि और क्या ऑप्शंस है मेरे पास और मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। आप उसमें रियलिस्टिक गोल्स अपने सेट करें, यानी कि आप ये ना सोचें कि अच्छा मैंने अभी आपने इंटर भी नहीं किया और आप सोच रहे हैं मैंने तो डॉक्टर बनना है, ठीक है। आप ये सोचें कि पहले प्री मेडिकल करूंगा, बेबी स्टेप्स। मैं वक्त बड़ा कम है, मैं आपका पॉइंट जो है वो समझ गई हूँ, ये कि जो आप करना चाहते हैं जिसमें आप खुश किसी भी उम्र कर सकते हैं। आप अगर किसी जगह पर पहुंच गए हैं तो ये मत समझें कि अगर आप वहाँ पे खुश नहीं है तो यहीं पर अब सारी ज़िंदगी गुजारनी है। मेहनत करें, हिम्मत करें, आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। नक्श काजी, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करती हैं आप। एक और इंशाल्लाह नशिस्त आपके साथ रखेंगे। और एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ कि खुश रहना है तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, अपनी ज़ात के साथ मुकाबला करें। तो वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट का, यानी कि इस हफ्ते आपके दिन कैसे गुजरेंगे, आपके शब रोज़ कैसे गुजरेंगे, तो इस हवाले से जानते हैं। और आपके सितारे इस हवाले से बिलखसूस क्या कहते हैं, ये तमाम तफसीलात लेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, माहिर इल्म नजूम टैरो कार्ड रीडर दाऊद जी। दाऊद जी वेलकम करते हैं आपको, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बड़ा इंतज़ार रहता है हमारे देखने वालों को आपका और इस सेगमेंट का ख़ास तौर पर। तो ये बताइए कि कुछ लोग हैं जो कि सितारों के इल्म पर यकीन नहीं रखते, तो क्या वाकई स्टार्स का ज़िंदगी पर असरअंदाज है कोई? नहीं, मैंने तो अक्सर यही देखा है कि जो यकीन नहीं रखते वो भी बाज़ का यकीन रखने लग जाते हैं। जारी बात है, ये भी एक ये कि सितारे नहीं काम करते, मगर कहीं ना कहीं किसी न किसी शोबे में वो सितारों को देख ही रहे होते हैं। या तो कई लोग यकीन रखते हैं या इंजॉयमेंट के तौर पे, एंटरटेनमेंट के तौर पे ज़रूर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात होती है, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इल्म तो इल्म है, इल्म से तो अनकारी नहीं है। हाँ, ये है कि आपका अकीदा ज़रूर होना चाहिए कि जी काम अल्लाह ताला से होते हैं, अल्लाह के चाहने से होते हैं। सितारे बेसिकली काम नहीं करते, ये आपको एक वे देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं कि आप एहतियात कर लें या इस तरीके से कोई भी काम कर लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। दाऊद जी फिर स्टार्ट करें? जी बिल्कुल, आगाज़ हम किससे करेंगे? इस हफ्ते स्टार्स कैसे रहेंगे? जी बिल्कुल, और सबसे पहले बुर्ज हमल एरीज वालों का जो है ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। ये लोग जो है 21 मार्च तक 20 अप्रैल तक इनकी डेट ऑफ बर्थ होती है। तो इस वक्त मैं देखता हूँ एरीज बुर्ज हमल वालों के आने वाले वीक की टैरो कार्ड से स्टोरी ऑफ द वीक। एरीज बुर्ज हमल वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की अगर मैं बात करूं तो कुछ मामला से मुतल्लिका इनका डिले है, यानी कि जो भी ये काम करना चाह रहे हैं उसमें शायद इनकी सेहत के इशू, कुछ टेंशन इनके माइंड में चल रही है। लेकिन ये जो मसला है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, इनको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे आपको मदद है अल्लाह ताला की। गुस्सा को कंट्रोल करना है, ख़ासकर जो औरतें अपने बच्चों के लिए परेशान हैं और जो चाहती हैं कि उनके बच्चे सही सिमत चलें, तो प्रेशर ना लें, गुस्सा ना करें और मायूसी और उदासी से बचें। इस वीक में नेगेटिविटी ज़रूर है, मगर आप इस नेगेटिविटी को सॉल्व कर लेंगे। फजूल खर्ची नहीं करनी ज़्यादा, घर के मामलात में भी आपने बेहतर फैसले करने हैं, अपने बड़ों के मशवरे के साथ चलेंगे तो फ़ायदा होगा इस वीक में। और जो भी मामलात हैं इसमें अपने हासदीन से भी बच के रहना है। जी, तो ये एरीज के लिए जी। और अब हासदीन से बच के रहना। टॉरस बुर्ज सौर, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 21 अप्रैल तक 21 मई होती है और अंसर इनका खाकी है और स्यारा इनका जोहरा है। तो देखते हैं बुर्ज सौर वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो बुर्ज सौर, आंसर क्या होता है जी? आंसर क्या होता है? आंसर इंसान 4 आंसर की से जो है पैदाइश है। अच्छा। आग, मट्टी, हवा और पानी। ये 4 ही स्टार्स के 12 स्टार्स हैं। 12 स्टार्स में हर स्टार जो है जो 4 स्टार आबी हैं, पानी के हैं, 4 स्टार जो है मट्टी के हैं, 4 स्टार आग के और 4 स्टार हवा के। इसीलिए जब कंपेटिबिलिटी होती है, मैचिंग होती है, तो आग और पानी की आपस में नहीं बनती, तो हम कहते हैं कि आग वाले जो है वो हवा के साथ मैच कर लेंगे। पानी वाले जो हैं, जो जिनका आंसर वाटर है,
वो मट्टी के साथ मैच कर देंगे, मट्टी और पानी, इसलिए कंपैटिबिलिटी में इन आंसर को या इस खासियत को देखा जाता है। समझ गए बिल्कुल। टॉरस बारे में बताएं। टॉरस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या रहेगी? तो बुर्ज सौर वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक कार्ड्स क्या कहते हैं? बुर्ज सौर वाले इस वीक में बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। खासकर तुलबा और तालबात की अगर बात करें, एजुकेशन की बात करें, क्योंकि ये कार्ड है एजुकेशन का, तालीमी मामलात का, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं या मेडिकल के लोग हैं या मीडिया के लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कामयाबियाँ समेट सकते हैं। सॉलिड किस्म के फैसले होंगे। टॉरस वालों के कामयाबी मिलेगी क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स मौजूद है जो कि आपको कामयाबियां दिला रहा है। और बड़ी खबर यानी कि इस वीक में आपको बड़ी खबर, शायद आप बड़ी खबर से मेरे मुंह से नहीं आपने, शायद आप बाहर जाने का कोई प्लान सोच रहे हैं या इसके ऊपर आपकी स्टडी है या इसके बारे में आपको कुछ फैसले करने हैं, तो ये वीक आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। आप जेमिनी। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है बुर्ज जोजा जेमिनी, 22 मई था 21 जून डेट ऑफ बर्थ, आंसर बादी हवा, यानी कि सियारा अतारद आप लोगों का है। और स्टोरी ऑफ द वीक देखते हैं जनाब, बुर्ज जोजा वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। बुर्ज जोजा आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की मैं बात करूं तो बुर्ज जोजा वालों के लिए भी ये वीक बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा। आपके राब्ते बहुत ज़बरदस्त होंगे। आप अपने मामलात में परेशान हैं तो मोबाइल पकड़िए, राब्ते कीजिए, आपके सिलसिले बढ़ जाएंगे। कारोबारी मामलात में परेशान हैं तो भी बड़ी सॉलिड किस्म की मदद होगी। आप घर के मामले में परेशान हैं तो घर ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन में भी इस वीक में अगर आप मेहनत करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं तो सारे फैसले आपके हाथ होंगे। बड़ी खबरें और कामयाबी की खबरें रहेंगी आपकी इस वीक में। बहुत अच्छी बात। वेरी नाइस। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है कैंसर और बुर्ज सरतान, सियारा कमर, 22 जून था 23 जुलाई। आबी कैंसर जो बिच्छू है वो पानी में रहता है, तो कैंसर वालों का सॉरी बुर्ज सरतान वो अकरब का है। अच्छा, ये भी वाटर साइन है। अब उनकी खासियत वही मिलती है, यानी कि अगर स्कॉर्पियो जो है वाटर में है तो ये कैंसर, यानी कि ये 4 स्टार्स की कंपैटिबिलिटी है। तो कैंसर वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, बुर्ज सरतान आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो एहतियात करनी है क्योंकि आपके साथ चीटिंग हो सकती है इस वीक में। शुरू में ही कुछ लोग आपको दिखाएंगे कुछ और नजर कुछ और आएगा, हकीकत में कुछ और होगा। कारोबारी मामलात में इन्वेस्टमेंट वगैरह, आई थिंक कारोबारी मामलात में जो है सुकून तो रहेगा। कुछ चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं, शायद नेगेटिव लोग अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं। कोई फंक्शन वगैरह भी अटेंड कर सकते हैं, खुशियों वाला माहौल भी है। एंड ऑफ द वीक में नई शुरुआत भी कर सकते हैं। और यानी कि बिगिनिंग में आपको एहतियात करनी है, आगे आपके सारे मामला ठीक होते जाएंगे। जैसे मंडे और ट्यूसडे कुछ एहतियात है, यानी आज का दिन या कल का दिन, लेकिन बाद में आपके सारे मामले स्मूथली चलेंगे, तो कामयाबी मिल सकती है आपको इस वीक में। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है लियो, बुर्ज असद आतशी, आग से ताल्लुक है और सियारा शम्स है, 24 जुलाई तक 23 अगस्त डेट ऑफ बर्थ। तो लियो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक टैरो कार्ड से देखते हैं। लियो बुर्ज असद वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। बहुत ज़बरदस्त वीक है लियो वालों के लिए और ये वीक जो है आपकी कामयाबी का ज़ामन साबित हो सकता है। इस वीक में आपने अपने तमाम मामलात के लिए जो भी आप करें उसमें आप राइटिंग में अपनी चीज़ें लेकर आइएगा। कुछ बातें माइंड में चल रही हैं जो हिडन है तो वो आप हिडन ही रखिएगा, किसी से मशवरा ना कीजिएगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिएगा अपने मामलात को लेकर। लॉजिकली फैसले हैं जो आपको फ़ायदा देंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करके अपने मामलात को तकमील की तरफ लेकर जाइएगा। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है विर्गो, बुर्ज सुमला, 24 अगस्त था 23 सितंबर और दिन वेडनेसडे है। और आप लोगों का जो है ये वीक कैसा गुजरेगा देखते हैं। मट्टी के साथ ताल्लुक है विर्गो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो विर्गो वाले बहुत ज़बरदस्त काम हासिल कर सकते हैं, कोई नया काम आ सकता है, काम की कोई खबर आ सकती है और कोई कामयाबी समेट सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वीक आपके लिए भी बहुत विर्गो वालों के लिए ज़बरदस्त है। खासकर मीडिया के लोग, बेहतरीन कार्ड हैं, तमाम कामों के ऊपर आपकी निगाह है, खबर है और मामलात को लेकर आप इस वीक में कामयाबी अभी तक तो सबसे ज़बरदस्त जो हफ्ता रहेगा वो वर्गो का है जी। लिब्रा वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा? आंसर आपका एयर साइन है और दिन आपका जुमा का लकी है, 6 नंबर लकी है। तो देखते हैं जनाब लिब्रा वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक।
तो लिब्रा वाले कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं इस पूरे वीक में। ख़ासकर फैमिली से रिलेटेड आपके तमाम काम बड़े ज़बरदस्त रहेंगे, और अगर आप कहीं प्रॉब्लम महसूस करेंगे तो वो आपके गुस्से की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ख़ासकर घर के मामलात में। और शुरू में तो दिन बड़े अच्छे होंगे, मगर एंड के दिन जैसे जुमा, हफ्ता और इतवार आप उदास हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन मिले जुले रुझानात का आपका ये वीक होगा, एहतियात रखिएगा। बताने का मकसद ये है कि आपने नेगेटिव नहीं होना जी। परेशान नहीं। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, वाटर साइन, और दिन आप लोगों का जो है वो बेहतरीन ट्यूसडे है। तो स्कॉर्पियो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा, बुर्ज अकरब वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो बुर्ज अकरब वाले भी एहतियात करिएगा, और ख़ासकर अगर आप किसी के साथ मामला तय कर रहे हैं तो वहाँ पे आप तहरीर को पढ़ लीजिएगा, कहीं आपके साथ अल्फाज का हेर फेर ना हो। ओवरऑल आप बड़ी इस वीक में अच्छी किस्मत को लेकर चल रहे हैं, आपको मामलात में बहुत मदद मिलेगी, रूहानी तौर पे सुकून महसूस होगा, आपकी दुनियावी मामलात बड़े स्मूथली चलेंगे। तो मैं समझता हूँ आपके लिए भी ये वीक बड़ा ज़बरदस्त है, मगर बिगिनिंग में एहतियात रखिएगा। सजिटेरियस बुर्ज कौस, मुश्तरी और आतशी आग से ताल्लुक़ है, सियारा मुश्तरी है, जुमेरात का दिन आपका लकी है। तो बुर्ज कौस वालों का आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक देखते हैं। बुर्ज कौस वालों के आने वाले वीक की अगर मैं स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो बहुत बड़ी खबर है इस वीक में। किस तरह की खबर हो सकती है, ख़ासकर आपकी फैमिली से मुतल्लिका, आपके बड़ों से मुतल्लिका, बुजुर्गों से मुतल्लिका, घर से मुतल्लिक चीज़ों में चेंजिंग आएगी, और आप पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि इनका ग्रिप है पूरे मामलात को लेकर, पूरे मामलात के ऊपर इनको कंट्रोल है, और ये फैसले करेंगे और नई शुरुआत कर सकते हैं, बड़ी शुरुआत और अच्छी, और पैसों से मुतल्लिका भी आपको कामयाबी मिल सकती है इस वीक। जबरदस्त, पैसों के मुतालिक कामयाबी मिलने वाली है। सजिटेरियस तैयार हो जाए। जी। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी, 23 दिसंबर था 20 जनवरी, सियारा ज़ोहल। और देखते हैं जी कैप्रिकॉन वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। कैप्रिकॉन वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो कैप्रिकॉन आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो जनाब चेंजिंग है, क्योंकि जो कार्ड निकला था वो भी थोड़ा सा नेगेटिव था। चेंजिंग है, और ये चेंजिंग जो पहला कार्ड डेथ कार्ड होता है, ये आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं, सडन चेंज चाहते हैं, क्योंकि उसके नेक्स्ट कार्ड में जो है वो शुरुआत है। आप चाहते हैं कि अब कुछ चेंज हो जाना चाहिए, अब मुझे कुछ फैसले कर लेने चाहिए अपने मामला से मुतल्लिका, और ये जो फैसले हैं ये बेहतरी की तरफ ही आप अपने मामलात को देखते हैं। लेकिन अभी मामलात को लेकर थोड़े से आप परेशान हैं कि अगर मैं बड़ा फैसला कर लूँ तो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, इस तरह की सूरत हाल होगी। इसके लिए आप अपने किसी दोस्त है बाप से मामलात की शेयरिंग भी करेंगे, और फिर आपको जब क्लैरिटी मिलेगी फिर आप बड़ा फैसला करेंगे, फिर आप मामलात को आगे लेकर जाएंगे। तो बड़ी तब्दीली, नई शुरुआत, मगर घबराहट और परेशान होना नहीं है आपने। जी, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना है। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है एक्वेरियस, बुर्ज दिलो। तो एक्वेरियस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो एक्वेरियस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। अच्छा, डबल माइंडेड हैं किसी मामले को लेकर, और फैसला कुछ भी करना चाहते हैं लेकिन डबल माइंडेड हैं, लेकिन ये आप जो डबल माइंडेड है ये निकल जाएंगे, क्योंकि आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सी प्लानिंग है, क्योंकि आप दुनियावी मामला, रूहानी मामला सब पे कंट्रोल रखते हैं। लेकिन आपके साथ एक ऐसा प्रॉब्लम रहेगा इस वीक में कि आप जैसे ही मामला को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे तो रुक जाएंगे, प्रॉब्लम आएगी। खासकर फैमिली से रिलेटेड इश्यूज में आप का दिल टूटा हुआ है, कहीं परेशान है, कोई डिसहार्ट है किसी मामले को लेके, या कोई ऐसा घर का फर्द जो आपके साथ ताल्लुक रखता है उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से आपकी तबीयत में थोड़ा सा बदलाव है, तो एहतियात है। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं तो कह रहा हूँ, इनको तो वैसा कुछ पता लग गया। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि अपना दाऊद जी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो आखिरी हॉरोस्कोप है, आखिरी हॉरोस्कोप है पाइसेस, बुर्ज हौत, और बड़ी लंबी बात करनी है, और मैं इंशाल्लाह तो मैं यहाँ मेरा एक्वेरियस है, बुर्ज दिलो। तो बुर्ज मेरा सब स्टार्स होता है, ये देखो, इसलिए आपने एक्वेरियस के बारे में बड़ा बताया। अच्छा जी, एक्वेरियस के बाद है बुर्ज हौत, और पाइसेस आबी स्टार हैं, और सियारा मुश्तरी है। और आप लोगों के लिए जो इस वीक में कैसा रहेगा, देखें आपका भूरा कलर, खाकी कलर के कपड़े पहना करें, खाकी जो आपने पहना हुआ है वो बुर्ज हौत वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक।
अच्छा जी, बाहर जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन करना चाहते हैं और इस बात में आपको सारे मामलात को लेकर नज़र रखी हुई है कि कब करना है फैसला, कब इस चीज़ को लेकर, इस वक्त दिमाग में कुछ बड़ी तब्दीली की तरफ ही आप जा रहे हैं क्योंकि नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे कैरियर है, चाहे आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, और इसके लिए तैयारी भी बड़ी खूब है और बड़ी खबर दूसरों को भी देने के लिए आप तैयार बैठे हुए हैं। तो मैं कह सकता हूँ सफ़र की तरफ आपका जहन जा रहा है, यहाँ से आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं। नहीं, इस उर्दू वाला सफ़र होता है बर्दाश्त करना, ये होता है ट्रैवल करना। तो ट्रैवलिंग आपने उलट कह दिया, इंग्लिश वाला होता है। अच्छा, तो ये कुछ बड़ा जज्बा है जिसको लेकर आप सोच रहे हैं और उसके ऊपर कोशिश भी है। अभी 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ, आप लोगों का कैरियर कैसा नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी फरमाइश की गई है बुर्ज हौत वालों का आने वाले वीक का कैरियर कैसा नजर आता है। तो कैरियर से मुतल्लिका बड़ी ज़बरदस्त आपको मदद मौजूद है और आप बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी डबल माइंडेड है। ठीक है, और लव रीडिंग कैसी है जी बुर्ज हौत वालों के आने वाले वीक? मैं कह रहा हूं सब कुछ बताएं इनके बारे में आज टीवी पे। तो बुर्ज हौत वालों के आने वाले वीक की लव रीडिंग की बात करें तो लव रीडिंग तोहफा मिल सकता है, गिफ्ट मिल रहा है जी आपको, और लेकिन ये है कि सोचा ना करें, अपने सोलमेट से मुतल्लिका परेशान ना हुआ करें, और जब आप बाहर चले जाएंगे अपने महबूब को लेके तो फिर महबूब आपके कदमों में होगा। इसके बाद देखते हैं। हो गया, इतना काफी जी, इतना ही काफी ज्यादा सीरियस लेके यहाँ कदमों में नहीं आ सकता, बाहर जाना। यहाँ पे क्यों कदमों में नहीं आ सकता महबूब, ये बड़ी गलत बात है। मुझे लगता है ये कार्ड में कुछ भी जो निकला वो मेरे लिए नहीं था, ये किसी और पे सेट हो रहा था। अपने लिए अलग से पूछूंगी मैं आपसे, और डिटेल से पूछ लो, और डिटेल से बाद में पूछूंगी, अकेले में पूछूंगी, यहाँ पे नहीं। एक ब्रेक ले रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात करेंगे बच्चों की सेहत के हवाले से। तो एक तरफ वालिदैन की तरफ से ये शिकायत होती है कि हमारे बच्चे कुछ खाते नहीं है, नाश्ता नहीं करते, जबकि दूसरी जानिब वो स्कूल जाते हैं, वो एक्टिव नहीं हो पाते क्योंकि वो नाश्ता नहीं करते। तो नाश्ता बहुत ज़रूरी है, नाश्ते में क्या देना चाहिए, ये भी सवाल आता है। कुछ वालिदैन इसलिए परेशान होते हैं कि वो अपनी पेशा वराना मसरूफियत की वजह से बच्चों को मुकम्मल तौर पर एक हेल्दी नाश्ता नहीं दे पाते। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे कि हेल्दी डाइट क्या देनी चाहिए बच्चों को स्टार्ट में स्कूल जाते हुए नाश्ते के लिए कि वो पूरा दिन एक्टिव रह सके। और जान लेते हैं जी माहिर ग़िज़ाइयत आयशा सिद्दीक़ा से। आयशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आयशा, सबसे पहले तो ये बताएं कि नाश्ता कितना ज़रूरी है और बच्चों के लिए स्पेशली, और फिर किस तरह का नाश्ता होना चाहिए? बिल्कुल, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी नाश्ता बहुत ज़रूरी है। और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर है ये एक आपका डे का फर्स्ट मील है। तो अगर फर्स्ट मील ही हेल्दी नहीं होगा और फर्स्ट मील आप स्किप करेंगे तो फिर आपका पूरा दिन जो है वो ऑब्वियसली या तो डाउन गुजरेगा, लो होंगे आप उसमें एनर्जी में भी, और आपको जो है वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। और अगर नाश्ते पे अगर हम फोकस नहीं करते और हम बाकी मील्स के ऊपर फोकस रखते हैं, नाश्ते को हम लोग बिल्कुल एक यानी कि एक साइड ऑप्शन के तौर पे रखते हैं, तो ऑब्वियसली फिर उसके अंदर जो है वो आपको। लेकिन आयशा, मोस्टली बच्चों के साथ ये भी होता है, मेरी अपनी बेटी भी है, कि वो सुबह के टाइम जब उठती है तो उससे नाश्ता नहीं किया जाता। तो ऐसी कौन सी चीज़ देनी चाहिए जिससे वो स्कूल का टाइम जो है वो एक्टिवली गुजार ले और उसको वीकनेस ना हो? अच्छा, वैसे यूजुअली कुछ लोगों को होता है कि उनको मॉर्निंग सिकनेस वगैरह होती है, जिसकी वजह से वो सुबह वो नाश्ता नहीं कर सकते और वो फौरी तौर पे जो है वो अपनी कोई भी मील कंज्यूम नहीं कर सकते। तो उसका एक बेस्ट वे तो सबसे पहले तो ये है कि अगर हम रूटीन में बात करते हैं नींद की, तो कोशिश करेंगे एक तो आपकी नींद पीछे से पूरी हो, उसमें कमी ना हो किसी भी किस्म की, और सेकेंडली ये कि आप अपने नाश्ते और उठने के टाइम में ऑलमोस्ट जो है वो आधे घंटे का गैप रखें, ताकि आप जो है वो अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश कर सकें और फिर उसके बाद आप जो है वो नाश्ता। अब यूजुअली मॉर्निंग सिकनेस होती क्यों है या हम नाश्ता क्यों नहीं कर सकते, वो इसीलिए क्योंकि हम लोग बिल्कुल एक कम मार्जिन के साथ जो है वो उठते हैं और उसके बाद फिर आप फ़ौरन से कुछ खा नहीं सकते। तो वो एक बिल्कुल एक ऐसे होता है कि आपने लोडिंग करनी है अपने अंदर, और वो ओवरलोडिंग करने की वजह से आपको मॉर्निंग सिकनेस भी होती है, नौजिया भी होता है। अच्छा आयशा, कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि नाश्ता करके जब हम दफ्तर आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम नींद आना शुरू हो जाती है, दोबारा सुस्त होना शुरू हो जाता है इंसान। अच्छा, उसका नाश्ते से वैसे ऐसा जितना लिंक नहीं है, उसका ये कि आप ऑलरेडी रेस्टलेस हो सकते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होगी और आपकी और ज़्यादा सोने से भी हो जाता है। ज़्यादा सोने से तो कोई ऐसा इशू नहीं होता, मतलब ज़्यादा सोना मेरे नहीं ख्याल में कि अभी इस वक्त इस करंट दौर में कोई ऐसा बंदा भी होगा जो बहुत ज़्यादा सोता होगा। चले, हम तो हैं वैसे। अच्छा आयशा, ये बता दें कि बेस्ट नाश्ता क्या है जो पेरेंट्स जो खुद भी जॉब करते हैं, उनको भी जल्दी होती है ऑफिस जाने की, बच्चे ने भी स्कूल जाना है जी, तो इतनी जल्दी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको वो दें जो कि बहुत ज़रूरी है?
अच्छा, एक अगर बेस्ट ऑप्शन देखी जाए तो अंडा सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। वो किसी भी फॉर्म में लिया जा सकता है, किसी भी फॉर्म में। सही। अगर बच्चा बॉइल्ड पसंद कर रहा है तो आप उसको बॉइल्ड एग दे सकते हैं, उसको सैंडविचेस की फॉर्म में दे सकते हैं कि अगर आप एक ब्रेड टोस्ट ले लें और उसमें आप बॉइल्ड एग जो है वो लगा के उसे एक छोटा सा सैंडविच बना के दे दें। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम फ्रूट्स में देखते हैं तो अगर वो सुबह बच्चा उठता है तो एक सेब ले लेता है तो वो भी उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि वो उसको थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक रखेगा। लेकिन वो तो एपेटाइजर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है ना, सेब। एपेटाइजर के तौर पे भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा तो कुछ ना होने से बेहतर है कि उसको फ्रूट्स में जो एक एप्पल है वो एक बेहतरीन जो है वो चीज़ है कि अगर आप स्टार्ट हमारे यहाँ पे ज़्यादातर नाश्ते तो जिस तरह के हो रहे होते हैं उनमें ब्रेड ऑमलेट बहुत है, फिर ब्रेड जैम बहुत है, पराठे बन जो मिलते हैं वो, तो ये ठीक है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए ऐसा जिस तरह ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों ने फिर आगे जाहिर है कि फिर उन्होंने अपनी जो है एक्टिविटीज़ फर्दर लेके जानी होती हैं, स्कूल जाना है उन्होंने, और फिर उसके बाद आपको पता है कि बच्चे वैसे हाइपर एक्टिव होते हैं, उन्होंने खेलना कूदना होता है, तो उनके लिए वो चीज़ ज़रा थोड़ा सा हैवी हो जाती है। तो उनके लिए कोशिश करें कि लाइट सा ब्रेकफास्ट रखें, लेकिन दें ज़रूर, और उसमें अंडे को ज़रूर शामिल करें। उसके अंदर आप डिफरेंट फॉर्म्स में दे सकते हैं। इसके अलावा दूध या दूध से बनी हुई चीज़, अगर वो दही ले रहा है बच्चा 2-3 चम्मच भी अगर वो ले रहा है तो उससे भी उसको वो जो एक पूरे दिन में जो है फ्रेशनेस रहेगी, हाइड्रेशन उसकी पूरी रहेगी, और वो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है कि अगर वो नाश्ते में ले रहा है। और साथ टिफ़िन भी अच्छा सा बना के देना चाहिए ताकि बिल्कुल। जूसेस में क्या दे सकते हैं? जूसेस में आप फ्रेश फ्रूट जूसेस दे सकते हैं, लेकिन वैसे अर्ली मॉर्निंग अगर आप जो बिल्कुल एक एम्प्टी स्टमक उठ रहे हैं तो उसमें जूसेस जो है वो ऐसा जितने रिकमेंड नहीं किए जाते। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट कर जाएं। आप मिल्क शेक ले सकते हैं, स्मूदीज़ ले सकते हैं, इसके अलावा आप सादा दूध वगैरह भी ले सकते हैं। अच्छा, जैसे गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना वो जूस पीना पसंद करते हैं किसी भी ब्रेकफास्ट के साथ, क्योंकि जो बाहर से मिलते हैं पैक्ड मैंगो या फिर एप्पल जूसेस, तो ये दे सकते हैं बच्चों को? रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, खाना खा रहा है उसके साथ, तो हाँ बिल्कुल भी अगर कोई बच्चा चीज़ नहीं खा रहा, या आप देखें कि एक बच्चा बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं खा रहा और बिल्कुल खाली मैदा जो है वो स्कूल जा रहा है, तो उससे बेहतर है कि उसको कुछ ना कुछ मिल जाए। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि फ़्रेश जूसेस हो, होममेड हो, और उसमें शुगर कंटेंट भी आपको पता हो कि आपने कितना शुगर ऐड किया। जो बाहर के जूसेस है उसमें ज़ाहिर है कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ शुगर मौजूद होती है, तो वो बच्चे के लिए और ऐसे ये फ्रोजन फूड्स जो होते हैं ये, क्योंकि इनके अक्सर माएँ बर्गर बना देती हैं सुबह ब्रेकफास्ट में, नगेट्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें, ये ठीक है? हाँ जी, वो भी चीज़ें दी जा सकती हैं, लेकिन अगर वो उसको हम लंच में शिफ्ट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक और ये खबर मेरी नज़रों से गुजरी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ कि पंजाब हुकूमत ने जनूबी पंजाब के 5 लाख बच्चों को नाश्ता देने का ऐलान किया है, तो वो क्या नाश्ता उनको देना चाहिए, क्या आप एडवाइस करेंगे हुकूमत को? बेहतरीन चीज़ है अगर ये ऐसा हो जाता है, क्योंकि अगर हम अपने वैसे भी कंडीशन देखते हैं अपने मुल्क की भी, तो उसमें कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा मैल नरिश्ड हैं और उसका शिकार हैं। तो उसमें बेहतरीन चीज़ तो यही है कि आप उनको जो है वो कार्ब्स का पोर्शन दें। कार्ब्स में आप ब्रेड भी दे सकते हैं। वैसे ज़ाहिर है जब हम इस तरह एक बड़े लेवल पे चीज़ देंगे तो उसमें ज़्यादा जो है वो ब्रेड ही रिकमेंडेड होगी कि वो चीज़ दी जा सकती है। इसके अलावा उसमें आप जो है वो फ्रूट्स दे सकते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स हैं, आप बनाना दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं। फिर इसके साथ एग्स हैं, एग्स की डिफरेंट फॉर्म्स दी जा सकती हैं। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है कि अगर आपने एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट करना है जिसमें हेल्दी ऑप्शंस भी हों और आप थ्रू आउट द डे एक्टिव भी रहें। तो आयशा, सीरियल्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? सीरियल्स खाने चाहिए ब्रेकफास्ट में? सीरियल्स भी बेहतरीन ऑप्शन है, सीरियल्स भी लिए जा सकते हैं। इसमें ओट सीरियल जो है वो एक बेहतरीन ऑप्शन है। अच्छा, जौ का दलिया जो रेडीमेड भी मिलता है वो भी लिया जा सकता है, जिसको आप दूध में सिर्फ कुक करें और वो आप ले सकते हैं। एक बच्चा कुछ नहीं खाता लेकिन वो नूडल्स बॉयल एग के साथ खाना पसंद करता है, तो उसको दे सकते हैं? नूडल्स बॉयल एग के साथ ब्रेकफास्ट या फिर लंच में वैसे उसकी अच्छी ऑप्शन हो सकती है। ये बिल्कुल जैसे कि आप देखा होगा कि रेमन वगैरह जो होता है उसमें भी एग जो है वो बॉइल्ड एग साथ सर्व किया जाता है, तो वो एक अच्छी ऑप्शन है, दी जा सकती है, बट ओकेजनली, नॉट डेली, क्योंकि नूडल्स जो हैं वो ज़ाहिर है इतनी अगर आप डेली रूटीन में इसको कंज्यूम करेंगे तो वो नुकसानदेह हो सकते हैं। तो आयशा, हमारे नाज़रीन को एक परफेक्ट टिफ़िन का अगर आप बता दें बच्चे का कैसा होना चाहिए फॉर लंच टाइम? ठीक है, अच्छा, फॉर लंच टाइम के अंदर तो ये है कि बच्चे को जो है वो एक ऐसी मील देनी चाहिए कि उसको एक एनर्जी बूस्ट अप दे फौरी तौर पे। तो अगर आप उसका एक लंच इस तरह से लें, बेहतरीन तरीका ये है कि इस तरह का लंच बॉक्स लेंगे जिसमें कंपार्टमेंट्स बने हो, ठीक है। तो उसके अंदर आप एक कंपार्टमेंट में उसको आप नट्स दे सकते हैं, जो अगर वो स्नैकिंग वगैरह करना चाहता है तो वो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा आप फ्रूट्स दे सकते हैं। फ्रूट्स आप कोशिश करें
कि 1 से 2 फ्रूट्स दे दें जो उसके फेवरेट फ्रूट्स हों, ठीक है, बच्चे पे इम्पोज ना करें, उसको जो फेवरेट फ्रूट है वो उसको दें लंच में। इसके अलावा आप उसको जो है वो कोई ब्रेड वगैरह दे सकते हैं या पराठा वगैरह दे सकते हैं जिसको रोल की फॉर्म में दे दें, जिसके अंदर आप चिकन या वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करके दिया जा सकता है। और इसके अलावा उसमें जो सॉसेस वगैरह ऐड कर रही हैं, कोशिश करें कि वो सिर्फ चिली सॉस वगैरह हो, ज़्यादा हैवी सॉसेस ना हो। तो ये एक बेहतरीन मील हो सकता है बच्चे को कि अगर उसको लंच के टाइम पे जो है वो रिक्वायर्ड होता है। मतलब ब्रेकफास्ट तो ज़रूरी है ही है, लंच भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ना? लंच भी उतना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बच्चों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने पूरे दिन जो है वो पढ़ाई करनी है, उनकी मेंटल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अच्छा, उनको ये जो एनर्जी हम बूस्ट देते हैं फ्रेंच टोस्ट, ये बेस्ट है देने के लिए बच्चों को फ्रेंच ब्रेकफास्ट में? टोस्ट बेस्ट है, लेकिन अगर आप उसको नॉन स्टिक पैन पे पकाएं और उसमें सिर्फ 1 से 2 चम्मच जो वो ऑयल यूज़ करें, देसी घी अगर यूज़ करें, देसी घी भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 1 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं। 1 चम्मच, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी आयशा सदीक़ा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और बहुत खूबसूरत आपने बताया किस तरह से आप जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट दे सकती हैं, लंच बॉक्स के बारे में बता दिया, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। नाजरीन, बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, एंटरटेनमेंट की हम बात करेंगे और काफ़ी दिनों से हम ये सेगमेंट मिस भी कर रहे थे। वैसे देर आए दुरुस्त आए, तो बड़े प्यारे का तड़का तो जरूर होना तड़का चाहिए, जरूर लगेगा और बड़े प्यारे बड़े खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। धोखा हर पासे छाया हुआ है। लेकिन तो आज हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जी हाँ, आज हम असली वाला जो बंदा है ना वो आपको दिखाएंगे, धोखा नहीं आपके साथ करेंगे। तो जनाब ये आमिर शाह के साथ हम बात करेंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे आमिर शाह कौन है? तो आमिर शाह जनाब स्टार शाह हमारे साथ मौजूद हैं, तो वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं सर? आप कैसे हैं? गुड सर, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त आपका ट्रैक चल रहा है कोक स्टूडियो में, कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करो कम है। क्या बात है। अच्छा, हमें पता चला है जी आप पोइट भी हैं और उसके साथ सिंगर तो आप हैं ही हैं, रैपर भी आप हैं और आप मैथ्स टीचर भी हैं। इतना कुछ कैसे कर लेते हैं? बस ये अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। मैं तो कभी भी इन चीज़ों को जो है ना अगर क्रेडिट देना चाहूँ तो वो अल्लाह की ज़ात को देता हूँ। वो सब करता है, वही कर रहा है, बस आप लोगों को नज़र आ रहा है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, बैक एंड पे वो कर रहा है सब। इसमें तो कोई शक नहीं। तो आमिर, ये आमिर से स्टार शाह ये कैसे हुआ? ये सर एक एक्सीडेंटल ये फेसबुक का नाम था जो मैंने पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी में किसी के मुंह से सुना कि मुझे किसने कहा है स्टार शाह, तो मैंने कहा आपने अपनी फेसबुक अच्छा, Facebook पे आईडी ID स्टार शाह के नाम से थी? जी ठीक है। तो वो मुझे किसी ने, मुझे याद भी नहीं है, किसी लड़के ने मुझे ना यूनिवर्सिटी में मैं लाइब्रेरी जा रहा था तो मुझे पीछे से आवाज़ दी 2-3 दफ़ा। जब उसने स्टार शाह कहा ना तो मुझे लगा कि ना हाँ यार को मैंने बुला रहे थे। मैंने टर्न बैक तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा यार मुझे बुला रहे, कहते यार आप स्टार शाह हैं, आप नहीं है? मैंने कहा नहीं, मेरा नाम तो आमिर है। सही। तो वो बोला कि यार आपका फेसबुक के नाम ऊपर ये नाम है ना। तो मैंने सोचा मैं क्या फेसबुक का नाम को रियल लाइफ में कैसे ले सकते हैं, जैसे किसी का पापा की परी हो, मामा की डॉल हो, तो हम रियल लाइफ में तो नहीं कहेंगे पापा की परी इधर आओ, है ना? गुड, बहुत सही बात की आपने। सही बात है। तो ये मुझे बताएं कि मुझे लगता है आपने स्टार बनना था तो फेसबुक को पहले ही समझ आ गई थी कि इस बंदे का नाम स्टार शाह होना चाहिए। तो स्टार बन के आप आ चुके हैं माशाल्लाह। सुनो पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारे स्टार है पाकिस्तान के। मुझे ये बताएं धोखा हुआ कोई आपके साथ? कोई आपने खुद लिखा ना? कोई एक धोखा है। मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि जो ये लाइन इंस्पायर्ड है दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम माय मदर। मेरे फादर से, अम्मी अब्बू के साथ, वो फैमिली में लोग आपको चीट करते हैं, ऐसे मेरे बाप के साथ हुआ, माँ के साथ हुआ। अच्छा, तो जरूरी नहीं कि मोहब्बत इश्क और भी बड़े होते हैं जिंदगी में। जी हाँ जी, आपकी जाहिर सी बात है जब जहाँ पर भी आपको कोई सा भी रिलेशनशिप है तो सर आपको धोखा मिल सकता है, क्योंकि हम उम्मीदें लगाते हैं ना लोगों के साथ अच्छे की, और हम लोगों से सिर्फ अच्छे की उम्मीदें लगाते हैं, इसलिए दिल टूटता है। और ये आपकी इंस्पिरेशन बनी इस ट्रैक की? एग्जैक्टली। अच्छा, आपने खुद लिखा है ये धोखा हर पासे, दिला में चिचोर, आगे क्या था? बुल्लियां तेरे रख दे हाथ से। हाँ जी, जैसे आप मुस्कुरा रही हैं। नहीं, मैं तो मुस्कुरा रही हूँ। अच्छा, रियल गुड, दैट्स गुड। हमारे सच्ची मुच्ची के हाथ से मैं सच में खुश हो रही हूँ। आपकी वाइब भी इतनी अच्छी है ना, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप ना पंजाबी अपनी ज़बान को प्रमोट कर रहे हैं। आपने गाना भी इसमें लिखा, 1-2 इंटरव्यू भी मैंने आपका देखा कि आपने कहा कि मुझे पसंद है कि मैं पंजाबी बोलूँ, क्योंकि और आपने ये भी कहा कि आप ओकाड़ा से हैं। तो आप जब कोई आपको बुलाता है कि मैं ओकाड़ा से हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ओकाड़ा दा मुंडा, ये क्या स्टोरी है? ये अगर आप शुरुआत की बात करें थोड़ा सा, तो लेट मी टेक यू बैक टू माय यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर ना जब मैं नया यूनिवर्सिटी में लाहौर में आया ना, तो लड़के को बताता था यार आप कहाँ से हैं, तो लाहौरी कहते सी कि ना
उकाड़ा तो यार तो पिंड है, तू पिंडों आ रहा है यार। तो उनको कुछ 30-40 डिफरेंट लोगों ने कहा कि यार तुम तो गांव से हो, तुझसे पिंडू हो। तो बात ना मुझे तब मैं लिखना शुरू कर दिया हुआ था और पता नहीं कब किसी की बात है ना वो दिल में ऐसी बैठ गई, मैंने कहा यार मैं इसको बताऊंगा। तो वो मेरा जो मेरा पहला गाना था जो मैंने लिखा था यूएमटी में रहते हुए, ऑफिशियली जो मैंने सोचा था, उस गाने का नाम था उकाड़ा वाला। तो मैंने अपने शहर के लिए पहला रैप लिखा था और उसकी पहली लाइन ही ये थी कि असी किसे तो घट नहीं, कोई नहीं साढ़े तो वध। वो यूएमटी में जो लोग कहते थे यूनिवर्सिटी में कि यार तू पेंडू है, तो मैं कहता यार मैंने वेख के लगता मैं पेंडू हाँ। लाइक अगर आप पेंडू हो भी तो इसमें बुराई वाली कौन सी बात है? इफ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, आई एम लिविंग इन पाकिस्तान, वी आर शेयरिंग द सेम प्लेस, किसी औरतों में उकाड़े तो व्हाट्स द बिग डील, है ना? तो किसी ने छोटा बड़ा नहीं समझ चाहिए। कहने सन ਤੁਹਾਨੂੰ पेंडू उन्होंने कुछ कहना चाहोगे आज? नहीं, मैं उनको भी बल्कि सबको ये कहना चाहता हूँ कि यार बीइंग अ पाकिस्तानी यू शुड लव योर कंट्री, प्यार करें इसे यार, सारे शहर अपने, सारे गांव अपने। बेशक व्हाई डू वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन। तो आमिर, हम आपको आमिर बुलाएं या स्टारशा बुलाएं? स्टारशा बुलाएं बिकॉज हाँ, क्योंकि मेरे अब्बू जो है मुझे कामयाब देखना चाहते थे, मेरी माँ जो है वो शायद अम्मी देख रही हो, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे उसी नाम से बुलाया जाए जिसमें मैंने मेहनत करके नाम कमाया है, जो आपकी पहचान बने। यस, दैट इज माय आइडेंटिटी। पता था ना कि पीछे ये स्टार ही बनना है भाई इस बंदे ने, तो उसका नाम भी स्टार शाह है। अच्छा, मैं सोच रही हूँ मुझे लगा आपने खुद रखा होगा अपना नाम कि मैं स्टार हूँ। ये मैं शायद आप लोगों को अजीब लगे, लेकिन ये असल में ऐसा ही है कि ना ऊपर वाला जो है ना वो आपके लिए प्लान कर रहा होता है। बेशक वो अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली ही आप बस उस रास्ते पे चल रहे होते हो। मैं तो कभी भी नहीं सोचा कि मैं आई विल बी अ पार्ट ऑफ योर शो, मैं कभी टीवी से जाऊंगा। मैं यही कहने लगी थी कि आपने कभी सोचा था कि आप सिर्फ पाकिस्तान में नाइस शायद बानो और अजीम को इंटरव्यू देंगे। नहीं हमने भी कभी नहीं सोचा था कि ये अल्लाह का हमारे पास आएंगे। मैं उस मालिक का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, वो मुझे नवाज रहा है, ये उसकी करुणवाज़ी है, मेरा इसमें कोई इनपुट नहीं। स्टार शाह, मेरा एक सवाल है, और ये मोर और लेस हर वो शख्स जो जिंदगी में कामयाब हो चुका है या हो रहा है कामयाबी के रास्ते पे, वो सब इस जर्नी से गुजरते हैं। और वो ये है कि आपने, यू आर इंजीनियर जी, ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आपने जी। अब हमारे जिस मुआशरे में हम रहते हैं, इंजीनियरिंग को बड़ा एक नोबल प्रोफेशन तस्वर किया जाता है। हर माँ बाप की मोरलेस ख्वाहिश होती है बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने। आपने करियर ऑल टुगेदर 180 डिग्री चेंज किया, आप म्यूजिक में आए, और ये मतलब अनफॉर्चुनेटली उस तरह से नहीं समझा जाता इस इंडस्ट्री को या इस प्रोफेशन को। लोग, कोई भी वालिदैन ये नहीं कहते हमारा बच्चा सिंगर बनना है, ये अनफॉर्चुनेटली है हमारे इस मुआशरे में। तो कैसे ये आपने टर्न मारा, अपना प्रोफेशन कैसे चेंज किया, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक चीज़ और बताऊँ कि मैं टीचर भी हूँ। मैंने इंजीनियरिंग के बाद ना टीचिंग करनी शुरू कर दी थी, मुझे अच्छी लगती थी। इंजीनियरिंग की जॉब की है, बट आई वाज अनफिट, मुझे मशीनों के साथ ना थोड़ा लगाव नहीं था, शोर शराबा। तो मैंने सर 10-12 साल में पढ़ाते पढ़ाते 9th की बुक में एक चीज़ देखी कि आपको वहाँ पर ये क्वेश्चन है कि आपको कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। वाज़े आंसर लिखा हुआ है कि वो प्रोफेशन चूज़ करें जिसमें पैसा है, इज्जत है, इनर सेटिस्फैक्शन है। एग्जैक्टली। तो मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह देना चाहता हूँ कि जितने भी इस टाइम हमें लोग देख रहे हैं, पेरेंट्स खास तौर पे, आपके बच्चे को अल्लाह ने ना एक सलाहियत दे के भेजा है। एग्जैक्ट। तो अपने बच्चे के अंदर वो सलाहियत देखें कि वो आपके बच्चे के अंदर है। अगर आपको पता चले कि आपका बच्चा ये इस काबिल है, तो उसको वही काम करने दिए जिसके लिए अल्लाह ने इसको बना के भेजा है। खोजना पेरेंट्स का काम है, बच्चा तो मासूम है। वाह वाह वाह। तो एज ए पेरेंट जो है हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे के अंदर उस छुपी हुई सलाहियत को ढूंढने जो अल्लाह ने उसके अंदर ना बाय डिफॉल्ट रखी है, उसको करने दें। बेशक, वो करेगा तो वो आगे जाएगा, वरना घुटन होगी, इसको कोई और कुछ करेगा। आप बहुत छा गए हैं। तो कोक स्टूडियो का जो आपका गाना है 2 AM, हमने सुना भी स्टार्ट में और बहुत पसंद आया हमें। तो आपने उसमें जो गाया है ज़िशान अली के साथ, ज़िशान भाई के साथ बहुत अच्छी सलाम दुआ है, बहुत अच्छी दोस्ती भी है। तो वो तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पहले से ही वायरल थे, तो कैसा लगा आपको उनके साथ गा के? और इसके बाद आपने हमें 2 AM लाइव भी सुनाना। ज़िशान भाई का मेरे गाने में आना मुझे मेरा अपना भुला गया, क्योंकि जो उनकी शायरी, जो उनकी कॉम्पोजिशन थी और जो उनकी वाइब है, तो उसमें एक बड़ा मज़ा आता है। तो मतलब मैं जब भी आज भी सोचता हूँ तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे ज़िशान भाई के साथ काम करने का मौका मिला। इतना बड़ा सीनियर कलाकार। वक्त कम है, हमें सुना दो जरा लाइव प्लीज। जी। ਧੋਖਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ। ਹਾਏ ਧੋਖਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ। वाह वाह, ਲੋਕੀ
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। सुनो पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से आप कामयाब हो, मजीद पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और आप सही मानों में पाकिस्तान का एक टैलेंट है। हाँ। और हमारी ये विशेस हैं कि हम लोग आपको वेरी सून इससे भी बड़े प्लेटफॉर्म्स पे गाते सुने और आपके मजीद इंटरेस्टिंग जो गाने हैं, जो ट्रू लाइफ इंस्पिरेशन है, अब वो सामने आए। और जितना इंसान हकीकत के साथ जुड़ा होता है उतना ही ज्यादा एंजॉय भी करता है उस चीज को। बिल्कुल ऐसे है। आई एम श्योर दी ऐसा जल्द हो। तो ऐसा है मेरा पाकिस्तान, आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचता है। उम्मीद है आपको हमारा ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा और पूरा प्रोग्राम ही पसंद आया होगा। तो हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज।